नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज फिर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और जो है भारतीय संविधान में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें जो है अनुच्छेद 21 तक यानी जो हम लोगों का अधिकार है उसमें हम लोग अनुच्छेद 21 में जो है जो प्राविधान दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और उसको हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब उसमें अनुच्छेद 21 में जो कुछ चीज़ें छूटी हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा है जो है, जैसे शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हमने बहुत जल्दी में बताया था। तो उसमें जो प्राथमिक शिक्षा की बात है यानी जो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत मूल अधिकार में आता है, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सरकार का दायित्व है। और जो नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, वो राज्य के कर्तव्य होंगे। और जो इसमें मूल कर्तव्य के बारे में जो है जो शिक्षा की व्यवस्था की गई है 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ी गई है, उसमें माता पिता यानी बच्चे के माता पिता और संरक्षक द्वारा जो शिक्षा की व्यवस्था और पालन पोषण की व्यवस्था है, ऐसा जो है वो माता पिता और संरक्षक के स्तर पर रखा गया है। तो इसमें जो है जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है कई जगह हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में भी और मूल अधिकार में। और ये मूल अधिकार वाला जो 21 का पोर्शन है, अनुच्छेद 21 का, ये जो है जो शिक्षा का अधिकार है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा प्रख्यापित किया गया है। और ये 2002 द्वारा जोड़ा गया है और इसको जो है कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, यानी अनुच्छेद 21 का को कई बार पूछ चुका है, इसलिए इसको जो है पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि जो है अच्छे से ये याद हो जाए और कहीं भी पूछे तो ये गलत ना हो। और इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे जो मूल कर्तव्य में दिया गया है, मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है उनके संरक्षक या माता पिता द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। लेकिन जो मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में जो दिया गया है, वो मूल अधिकार में हम राज्य से मांग कर सकते हैं इस बारे में कि हाँ इसको जो है ये हमारा अधिकार है और हमको इसको प्रदान किया जाए। तो इस वजह से जो इसमें कर्तव्य की बात है, कर्तव्य और अधिकार में अंतर होता है। कर्तव्य है वो स्वयं पर लागू होता है, हमारी इच्छाओं पर लागू होता है कि हमारी इच्छा कहेगी हमारे पास, यानी राज्य सरकार के पास बजट होगा तो उस बजट के अनुसार वो कार्य करेगा। लेकिन अधिकार की हम मांग कर सकते हैं, यानी हमें अधिकार चाहिए, ऐसा हमको जो है इसमें अधिकार होता है। बाकी कर्तव्य का तो अपना कर्तव्य है, वो इच्छाओं के अनुसार होता है, अपने जो है सामाजिक स्तर के अनुसार होता है, वो अलग चीजें हैं। तो हम लोग अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 22 पे हम लोग पहुंचे हैं। तो अनुच्छेद 22 इसमें क्या है कि गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको किस प्रकार से किस प्रकार की छूटें दी जा सकती हैं और किस प्रकार से उसको जो है अभियोजित किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी तथा निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण में संरक्षण, ये जो संरक्षण की बात की गई है, किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और उसको कम से कम 24 घंटे पूर्व जो है वो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने या निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को अपने पसंद का वकील करने, यानी जो भी ऐसा होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर वकील उपलब्ध नहीं होता है तो उसके लिए वकील उपलब्ध कराना जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, उसको जो है न्यायालय उपलब्ध कराएगा ऐसे वकील, ऐसे केस में। और किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है उसको
गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है। कारण जानने का अधिकार है, यानी उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है ये जानने का अधिकार है। और अगला, उसको अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार है। और ऐसे व्यक्ति को जो है कोई भी व्यक्ति हो उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट या न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। ऐसा व्यक्ति जो है उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट या न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि वो गिरफ्तारी का कारण जान सके। यदि वह अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसको छोड़ा जा सके और उसको अपनी पसंद का वकील करने का भी अधिकार है। और इसमें जो है जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, इसमें कुछ अधिनियम भी पारित किए गए हैं। जैसे 1950 में जो है निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया। क्या? निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसे जो है एक और चीज कह सकते हैं, नजरबंदी कानून। अब नजरबंदी है क्या? नजरबंदी जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो है कोई भी अपराध करने से पूर्व रोकने के लिए यह कानून लाया गया है। यानी कोई भी अपराध यदि होने की संभावना होती है, यानी संभावना मात्र से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है या उसको उसी स्थान पर जो है नजरबंद किया जा सकता है, उसको उसी स्थान पर रोका जा सकता है। ये नजरबंदी कानून या निवारक निरोध अधिनियम जो है ये चीजें थी। अब इसमें किया क्या जाता है कि ऐसी कोई घटना के घटित होने से पूर्व की गई कार्रवाई, ऐसी कोई घटना घटित होने से पूर्व जो है उस पर जो कार्रवाई की जाती है वो क्या है? निवारक निरोध है। यानी नजरबंदी कानून के अंतर्गत उसको जो है इस तरह से रोका जा सकता है। और इस तरह रोकने का आधार क्या है? इसका आधार इसका है राष्ट्र की सुरक्षा और लोक व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें क्या होगा कि ये जो इसका आधार होगा राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर क्या होता है, इसको किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो गिरफ्तार होगा उसको जो है जो इसमें प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अधिकतम 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। ऐसे यहीं पे लिख देते हैं, अधिकतम 3 माह तक जेल में रखा जा सकता है। अगर 3 माह से अधिक यानी
इस 3 माह से अधिक अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा तो उसे सलाहकारी बोर्ड की परामर्श की आवश्यकता होगी। सलाहकारी बोर्ड गठित किया जाएगा, बोर्ड के परामर्श से और अधिक समय 1 साल, 1 वर्ष के लिए, लिख लीजिए 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए यदि किसी को गिरफ्तार किया जाना है, यानी 3 माह से अधिक गिरफ्तार किया जाना है, तो ऐसा उसको क्या किया जाएगा कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए जो है दोबारा उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सलाहकारी बोर्ड जो गठित किया जाएगा उसकी सलाह पर, यानी सलाहकारी बोर्ड जो गठित किया जाएगा वो क्या होगा, सलाहकारी बोर्ड में जो गठित किया जाएगा उसमें अध्यक्ष जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इसमें होगा सलाहकारी बोर्ड में। और इसके जो सदस्य होंगे, यानी इसमें जो सदस्य होंगे वो सदस्य क्या होंगे, सदस्य जो है वो हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज होंगे, रिटायर्ड जज होंगे। इसमें जो सलाहकारी बोर्ड गठित किया जाएगा वो सलाहकारी बोर्ड में क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, यानी सदस्यों की संख्या 2 होगी, अध्यक्ष 1 होगा, यानी 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड गठित किया जाएगा। और उस सलाहकारी बोर्ड के जो है परामर्श से किसी भी व्यक्ति को जो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है उसे जो है अधिकतम 3 माह तक वैसे ही रखा जा सकता है, और 3 माह से अधिक यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखना है तो उसे सलाहकारी बोर्ड के परामर्श से 1 वर्ष तक अधिकतम गिरफ्तार किया जा सकता है। ये है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जो प्राविधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के जो है जो आधार हैं वो सिर्फ यही है कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है बगैर वारंट के। ये भी ध्यान दीजिएगा कि बगैर वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध अधिनियम में इतना था। निवारक निरोध अधिनियम इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि किसी भी कार्यवाही, किसी की गई कार्यवाही जो घटना घटित होने से पूर्व ही, यानी उसके घटना घटित होने के जो है जो शंका मात्र है उस शंका मात्र के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि धारा 144 जो लागू की जाती है उस निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत ही उसका प्रयोग किया जाता है, जबकि उसका सही प्रयोग यहाँ पर नहीं है। लेकिन धारा 144 किसी भी व्यक्ति को जो है 4-5 व्यक्ति एक जगह पर जो है इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, और सरकारें आजकल इसका प्रयोग करती हैं लोगों को धरना प्रदर्शन ना दे। जैसे लोग धरना प्रदर्शन देने आ रहे हैं तो वहां पहले से ही धारा 144 लागू कर दी जाए, जिससे उनको जो है धरना प्रदर्शन देने से रोका जा सके। अब धरना प्रदर्शन देने के आधार पर उसमें क्या है कि उसमें कहा जा सकता है कि ये भी एक लोक व्यवस्था का जो है आधार बन सकता है, क्योंकि वहां पर अगर लोग बाग इकट्ठा होंगे ज्यादा से ज्यादा और उसमें जो है समस्याएं उत्पन्न बहुत सारी हो सकती हैं। कोई अराजक तत्व तो किसी भी तरीके की कार्रवाई कर सकता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की जो है सिचुएशन खराब होगी, तो इसलिए जो है आजकल इसका प्रयोग खूब किया जाता है। आंतरिक, इसमें अगला आता है कि आंतरिक सुरक्षा निवारक अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा निवारक अधिनियम 1971। ये भी जो है, अब हालांकि निवारक निरोध अधिनियम जो है वो समाप्त हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव क्या था, अब कब क्या कैसे था उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसको जो है मीसा कानून भी कहते हैं। क्या? मीसा कानून। ये मीसा कानून के विषय में एक चर्चा और भी है कि जैसे मीसा कानून जब बना था उस समय लालू प्रसाद यादव की पुत्री पैदा हुई थी, मीसा भारती जिनका नाम है।
तो इस कानून के अंतर्गत ही जो है उस समय जो है क्या नाम के लालू प्रसाद यादव को जेल में गिरफ्तार किया गया था, और ये कानून उसी समय खूब चर्चा में रहा है। तो तब उनकी पुत्री पैदा हुई थी मीसा भारती। इनका नाम ही जो है इसी मीसा कानून के आधार पर मीसा रख दिया था लालू जी ने। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस वजह से जानिए इसके बारे में। तो इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के लगभग 21 माह तक जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के बोर्ड की सलाह के 21 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जा सकता है। यानी जो है 21 माह तक उसको जो है बिना किसी एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसको जो है सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव रहा है उस समय 71 में जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी पीएम थी, तो इस कानून को जो है लेकर आई थी। और उस समय सबसे ज्यादा इमरजेंसी में इसका जो है दुरुपयोग किया गया है। दुरुपयोग ही कहेंगे क्योंकि सदुपयोग तो इमरजेंसी में इस तरह का कानून का किया नहीं गया है। तो इसका सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग किया गया वो इमरजेंसी के टाइम पे 75, 76, 77 के आसपास जो है, यानी लगभग 1975, 76 तथा 77 में, यानी जो इमरजेंसी का पीरियड था लगभग 71 के बाद, इसका सबसे ज्यादा जो है दुरुपयोग यहाँ पर किया गया है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे जो है नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में बेवजह ठूस दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि जो है उनकी आवाज को दबाने के लिए। यानी कोई भी व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उस विरोध का जो है कोई आधार होगा तभी विरोध कर रहा है, लेकिन उनका जो है विरोध को अनदेखी करते हुए और उन आधारों को, जिन आधारों पर विरोध किया जा रहा था उसकी अनदेखी करते हुए इंदिरा जी ने तानाशाही शासन प्रयोग करते हुए 75, 76, 77 में इस कानून का प्रयोग करते हुए मुख्य महत्वपूर्ण जो नेता थे विपक्ष के, उनको जो है जेल में डाल दिया। जो भी इनका विरोध किया उसको जेल में डाल दिया। और ऐसा कानून जो है ये जो लाया गया था, ये संसद में संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसको जो है 1978 में जो है प्रख्यापित किया गया था और इसको खूब प्रयोग किया गया। अब इसमें जो है अगला जो निवारक निरोध अधिनियम आता है, इसमें निवारक निरोध अधिनियम में जो है अगला आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आता है, जिसे कहा जाता है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इसमें जो है जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो है इसकी जो है वैधता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसको समाप्त कर दिया गया। ये जो है सबसे ज्यादा जो प्रभावी रहा उस समय, ये पंजाब के अंतर्गत इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। और उस समय पंजाब में जो है पंजाब राज्य में सुरक्षा के दृष्टि से उस समय जो है पंजाब में जो क्या नाम के तमाम तरह के ऐसे अराजक तत्व थे जो पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे, जिसमें क्या हुआ कि उसके निवारक के अधिनियम के तौर पर इस राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है अधिनियम को प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो इसमें रखा गया था, इसमें पंजाब को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया था, और पंजाब में जो है अराजक तत्वों द्वारा बहुत ज्यादा उपद्रव किया जा रहा था, तो इसको जो है तब बनाया गया था। इंदिरा जी के मृत्यु के बाद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जो है इसका दुष्प्रभाव भी बहुत हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत पंजाब में बहुत सारी कार्रवाई हुई
और उसके बाद आप जानते ही हैं कि जो है ये भिंडेवाला के जो है द्वारा इंदिरा जी की हत्या की गई थी, तो इसके जो है दुष्परिणाम हुए। उसके बाद इंदिरा जी की जो गोली लगी और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इसका जो है समापन कर दिया गया। और इंदिरा जी के ही द्वारा जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो हो रहा था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात जो थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है, राष्ट्रीयकरण 1969 में जो है इन्होंने ही किया था, इंदिरा जी ने ही किया था। अब इसके बाद आता है आतंक एवं विध्वंसकारी निरोध कानून। आतंक एवं विध्वंसकारी निरोध कानून। अब इसमें इसके नाम से ही स्पष्ट है इसका उपयोग कहाँ किया जाना है और किस तरह से किया जाना है, लेकिन इसका प्रयोग भी खूब दुरुपयोग हुआ है। इसका भी प्रयोग अच्छे से कह सकते हैं कि नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए और नेताओं को निरुद्ध करने के लिए खूब सारा किया गया है, और भी जो सारे इसमें जो है कानून है। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी निरोध कानून एवं विध्वंसकारी निरोध कानून, निरोधक कानून। इसमें जो इसका जो रूप रहा है 1985 में जो है इसको पारित किया गया, और इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है टाडा। टाडा टाडा कानून जो बनाया गया था, इसको जो है आतंकवादियों को निरुद्ध करने के लिए, और उनको जो है ये ज्यादातर जो कानून बनाया गया था ये भी पंजाब के संबंध में ज्यादा था। पंजाब और जम्मू कश्मीर में जो बढ़ रहे आपराधिक घटनाएं थी, आतंकवादी घटनाएं थी, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, उस व्यक्ति को जो है बिना न्यायालय में पेश किए 6 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है। यानी इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को बिना जो है बोर्ड की सलाह के, एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के 6 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे कम से कम 6 माह तक गिरफ्तार, अधिकतम 6 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है इस कानून के अंतर्गत। इसको जो है इसको पास करने के लिए, यानी जो ये अधिनियम बना था, इसको जो है पास करने के लिए संसद बैठाई गई थी। संसद के अधिनियमों द्वारा ये जो है पारित किया जा गया था, और इसको जो है 1995 में समाप्त कर दिया गया। और इसको लाया किस लिए गया था? पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इसको जो है पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में जो है बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसा कानून लाया गया था। अब इसके बाद जो आता है वो पोटा कानून है, यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी पोटा। पोटा कानून के अंतर्गत जो है वो भी आतंक निरोधी कानून है। आतंक निरोधक अधिनियम, आतंक निरोधक अधिनियम, इसको जो है जो कानून लाया गया ये 2002 में लाया गया। 2002 में इसका जो है संसद द्वारा, संसद के संयुक्त सत्र बुलाना पड़ा। संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से
जब संयुक्त सत्र की बात करेंगे तो हम इसको संसद में पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन संयुक्त सत्र यहाँ पर इससे थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यहाँ जरूरी है, इसलिए कि संयुक्त सत्र की चर्चा हुई है। तो संसद का संयुक्त सत्र तब बुलाया जाता है जब किसी भी अधिनियम पर दोनों सदन एक मत न हो, या दोनों सदनों द्वारा किसी भी अधिनियम पर मतभेद की स्थिति हो और वो आवश्यक हो, यानी लोक व्यवस्था के लिए वो आवश्यक हो। तो ऐसी स्थिति में जो है संसद का संयुक्त सत्र बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति ऐसे संयुक्त सत्र को बुलाती है, और संयुक्त सत्र की जो है अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और उस संयुक्त सदन में जो है सामान्य बहुमत से कोई भी विधेयक पारित किया जाता है। बस इतना जानिए, बाकी और चर्चाएं बीच में होगी, जब संसद पढ़ाया जाएगा तो अच्छे से इस पे चर्चा होगी और अच्छी तरीके से बताया जाएगा इसके बारे में। तो इसको किसी भी व्यक्ति को जो है इसमें इसके अंतर्गत जो है कम से कम 30 दिनों तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। 30 दिनों तक निरुद्ध रखा जा सकता है, यानी बिना एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के किसी भी व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत गिरफ्तार करके 30 दिनों तक निरुद्ध रखा जा सकता है। और इसको जो है 2004 में जो है अध्यादेश द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इसमें था क्या कि इसके अंतर्गत जो है हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते होंगे राजा भैया का नाम। तो उत्तर प्रदेश की उंडा विधानसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय विधायक रहते हैं और लगातार चले आ रहे हैं। तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था, सबसे पहले अभियुक्त राजा भैया बने थे, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इनको जो है इस कानून के अंतर्गत जो है निरुद्ध किया गया था मायावती शासन में। इसके बारे में भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो कम से कम ये सारी जानकारी आपको रहना आवश्यक है। कब कौन गिरफ्तार हुआ था, कौन क्या कैसे हुआ था, ये सारी जानकारी रखना आवश्यक है। इस कानून के अंतर्गत जो है इसमें जो है संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया था, और इसमें किसी भी व्यक्ति को जो है 30 दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है बगैर एडवाइजरी बोर्ड की सलाह के। और इसके अंतर्गत जो है आतंकवादी जो है निरोधक गतिविधियां हैं उसको जो है समाप्त करने के लिए ये कानून लाया गया है। ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो निवारक निरोध अधिनियम थे उसके बारे में चर्चा हुई। अब अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद जो है तीसरा अधिकार जो हमारा आता है, ये क्या आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23, 24, ये दो अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या चीजें हैं कि जैसे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत कहा जा सकता है, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी मानव दुर्व्यापार, यानी किसी भी व्यक्ति को वस्तु सामान क्रय विक्रय, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी सामान की तरह जो है उसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। और बेगार मतलब किसी भी व्यक्ति को पारिश्रमिकी दिए बिना उससे कार्य लेना, ये जो है असंवैधानिक है। तथा बलाश्रम, किसी से जो है बलपूर्वक कोई कार्य कराया जाए, जैसे किसी को मारपीट के कार्य कराया जाए कि नहीं ये कार्य तुम करो, तो ये क्या है, बलाश्रम की श्रेणी में आता है। इसको क्या करता है ये कानून, ये जो है अनुच्छेद 23 क्या करता है, इसका प्रतिषेध करता है। किसका, मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम तथा बेगार, यानी किसी भी व्यक्ति को जो है बिना पारिश्रमिकी के कार्य लेना, यानी
यानी किसी भी व्यक्ति को उसका जो है जो परिश्रम का मूल्य है उस मूल्य को दिए बिना, यानी किसी भी व्यक्ति को फ्री में कार्य करवाना। इतना समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लाओ और उससे कह दो कि ये कार्य करो, तो ये क्या है, बेगार है। इस प्रकार से उसको उसके बदले में कुछ नहीं दिया गया, वो बेगार काम किया। तो अब बालाश्रम के क्या अंतर, इसमें क्या है कि किसी को बलपूर्वक कार्य लेना, यानी किसी को जो है मारपीट के जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाए, ये बालाश्रम के अंतर्गत आता है। और मानव दुर्व्यापार, यानी व्यक्ति, महिला अथवा पुरुष तथा बच्चों का वस्तु सामान क्रय विक्रय ये क्या है, ये तीनों चीजें ये क्या करता है, निरुद्ध करता है या प्रतिषेध करता है। यानी इसका विरोध करता है, एक प्रकार से कह लीजिए कि इसका विरोध करता है। किसका, मानव दुर्व्यापार का, बालाश्रम का और ये जो है बेगार का। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, इसके अपवाद के अंतर्गत है, अपवाद के अंतर्गत है कि राज्य जो है अगर सरकार चाहेगी तो अनिवार्य सेवा ले सकती है। यानी राज्य अनिवार्य सेवा के लिए कह सकती है। अब इसके अनिवार्य सेवा के अंतर्गत क्या है कि जो है सार्वजनिक हित के अंतर्गत, यानी अनिवार्य सेवा करना तथा देश की सुरक्षा के संबंध में अगर कोई अनिवार्य सेवा है, जो है सार्वजनिक हित में कोई अनिवार्य सेवा है, तो इसके लिए सरकार जो है, यानी सरकार या राज्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सरकार जो है वो इसको छोड़ करके, मानव दुर्व्यापार का छोड़ करके बाकी बलात्श्रम और बेगार दोनों तरीके का कार्य ले सकती है। यानी बलपूर्वक भी आपसे कार्य करवा सकती है और बेगार यानी बिना परिश्रमी के भी आपसे जो है कार्य ले सकती है। और इसके लिए उसे कानून बनाना होगा, कानून बनाकर जो है ऐसे कार्य ले सकती है। इसके लिए वो स्वयं कानून बनाएगी और जो है इसका जो है क्या नाम के ये बेगार और बलाश्रम तरह के कानून जो है कार्य ले सकती है। इसमें जो संसद द्वारा बनाया गया था बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो है एक्ट जो पारित किया गया था 1976 में, तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट इसी में लिख लीजिए, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट जो है वो 1976 में जो पारित किया गया था, ये संसद द्वारा ये जो है 1976 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो है कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और उसे जो है जबरदस्ती उससे कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है। अब इसके बाद अनुच्छेद 24 आता है। अनुच्छेद 24 जो है वो क्या है कि बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। यानी जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे का तात्पर्य यहाँ पर भारत सरकार का जो है वो 14 वर्ष से कम, भारतीय संविधान में जो है वो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, और जो इंटरनेशनल बोर्ड पर गठित है, यानी जो इंटरनेशनल तरीके से है वहां पर 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति। अब इसमें जो कानून बने हैं बाल श्रम का, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत ये क्या है, बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। ये जो है बाल श्रम का प्रतिषेध करता है, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को जो है जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग का है, उसे किसी ऐसे
जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने के लिए या किसी ऐसे जोखिम भरे स्थानों पर उससे कार्य नहीं लिया जा सकता है, और ना ही उसे किसी भी ऐसे जो है जोखिम भरे स्थानों पर कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी लिया ही नहीं जा सकता है। सीधी सी बात ऐसे है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से जोखिम भरे स्थानों जैसे खदानों आदि में जो है खदानों में जो है जो कार्य नहीं लिया जा सकता है, में कार्य नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। यानी किसी भी बच्चे को जो है जो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग का है उसे जो है ऐसे किसी स्थान पर जो है नहीं लगाया जा सकता है जिससे उसकी जान को खतरा हो। और विश्व में सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे बाल श्रमिकों की, तो विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या बाल श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। विश्व स्तर पर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बाल श्रमिकों की संख्या भारत में है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार पूछ चुका है और कई बार इसका जो है कई परीक्षाओं में तरह तरह तरीके से पूछा है, विभिन्न तरीकों से, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगली क्लास करेंगे और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम धर्म के आधार पर किस तरह से स्वतंत्र हैं और किस तरीके से हमें अपने इच्छा के अनुसार अपने अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम और नए नए तरीके से जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।